हेलो एवरीवन, हम क्लास 7th साइंस एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 17 जिसका टाइटल है फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट किया है एक स्टोरी के साथ में और इस चैप्टर में हम फॉरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है उन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टोरी में बताया है कि डेली बेसिस पर बूजो अपने फ्रेंड्स के साथ में इवनिंग में पार्क में खेलता है और एक दिन बूजो अपने साथ में यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट प्रोफेसर अहमद को लेकर के आता है। प्रोफेसर अहमद ने उसी दिन टाउन की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट किया था। तो बच्चे जो है वो प्रोफेसर अहमद से क्वेश्चन पूछते हैं कि उस सेलिब्रेशन में किन किन पॉइंट के ऊपर डिस्कशन किया गया और उस सेलिब्रेशन में क्या क्या किया गया। तो प्रोफेसर अहमद वहाँ की बेसिक बातें बताते हैं और लास्ट में एक इम्पोर्टेंट बात रखते हैं कि वहाँ पर टाउन में टाइम के साथ में जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है, उस क्वेश्चन के ऊपर भी डिस्कशन किया गया। तो वहां पर जो अदर मेंबर थे गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में, उन्होंने एक आंसर देने की कोशिश की कि क्यों ना टाउन के आसपास वाले रीजन में जो फॉरेस्ट एरिया है उसको कट करके वहां पर एक फैक्ट्री बनाई जाए और इस फैक्ट्री में जो भी यूथ है, जो भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उन सभी को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया, अपोज किया। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी सरप्राइज तरीके से पूछते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो एक मेजर इशू है उसको सॉल्यूशन देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो इसके लिए जो अदर लोग हैं वो अपोज क्यों कर रहे थे। तो यहाँ पर प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि जो फॉरेस्ट एरिया है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फॉरेस्ट एरिया ग्रीन लंग्स होते हैं, वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम का रोल प्ले करते हैं हमारे नेचर में। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस और इससे ज़्यादा और भी अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स जो है वो हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। तो फॉरेस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो बच्चे वहाँ पर पार्क में प्रेजेंट थे वो पूछते हैं कि अच्छा फॉरेस्ट इतना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फॉरेस्ट को उन्होंने कभी भी व्यू नहीं किया था। तो प्रोफेसर अहमद उनको इस चैप्टर में एक जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर लेकर के जाएंगे। वहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फॉरेस्ट की, वो सारी बातें फिर इस चैप्टर में यहाँ पर बताई जाएगी। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि फॉरेस्ट जो है वो ग्रीन लंग्स होते हैं एंड वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम होता है। ओके, तो जब भी फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस की बात आए इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर विजिट स्टार्ट होती है फॉरेस्ट की। बच्चे निकल जाते हैं फॉरेस्ट में। जैसे ही वो फॉरेस्ट में एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि स्टार्टिंग में कुछ कुछ जो ट्री है वो है, लेकिन जैसे जैसे अंदर वाले एरिया में जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डेंस एरिया उनको देखने को मिलता है। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट बात उनको ये दिखाई देती है कि जैसे ही वो फॉरेस्ट में जाते हैं उनको चारों तरफ ग्रीनरी दिखाई देती है। मतलब कुछ पेड़ जो है वो सूखे हुए भी हैं, लेकिन मैक्सिमम पेड़ जो हैं वो ग्रीनरी है। एक पॉइंट उनको ये दिखा देता है कि सभी ट्री जो है वो सभी की हाइट जो है वो सेम नहीं है, मतलब कुछ छोटे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े हैं। दूसरा उनको ये दिखाई देता है कि प्लांट की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरेस्ट में एक ही प्लांट है, एक ही तरीके के प्लांट, एक ही तरीके के ट्री है। अलग अलग वैरायटी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही साथ में बर्ड्स और एनिमल्स की भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। तो जैसे ही वो फॉरेस्ट रीजन में एंटर करते हैं वो देखते हैं कि काफ़ी कूल ब्रीज जो है वहाँ पर चल रही है, काफ़ी रिलैक्सिंग मोड वहाँ पर दिखाई देता है। और जो भी वहाँ के एनिमल हैं, जो भी वहाँ के बर्ड्स हैं, वो काफ़ी अलग अलग आवाज़ें निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब भी ऐसा लगता है कि फॉरेस्ट एरिया में कोई अदर जो है वो एंटर कर रहा है तो एनिमल जो है वो इसी तरीके की वार्निंग देते हैं। इंपॉर्टेंट बात हो गई, बेसिक बातें हमने डिस्कस कर ली। अब यहाँ पर जो बूजो और पहेली जो है उनको याद आता है कि क्लास 6 में उन्होंने पढ़ा था कि फॉरेस्ट जो है वो बहुत सारे एनिमल्स के एक हैबिटाट का रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे प्लांट्स को, बहुत सारे एनिमल्स के लिए एक होम होता है फॉरेस्ट रीजन। तो यहाँ पर कुछ इमेज दिखाई गई है फॉरेस्ट रीजन की कि वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी भी है, साथ ही साथ में बहुत सारी वैरायटी है एनिमल्स की। अब यहाँ पर एनिमल्स की वैरायटी की हमने बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं प्लांट्स की वैरायटी की। तो प्लांट जो है वो नीम भी पाया जाता है, सीसम भी होती है, सेमल भी होता है, साथ ही साथ में बम्बू भी होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि एक जगह से दूसरी जगह, मतलब
अगर एक जगह पर फॉरेस्ट रीजन है और किसी दूसरी जगह पर फॉरेस्ट रीजन है तो उनमें भी डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि लैंड एरिया, टेम्परेचर, बहुत सारी चीज़ें, हाइट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिसाइड करती हैं कि फॉरेस्ट एरिया में किस तरीके की वैरायटी प्लांट्स में और एनिमल्स में देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो वेरी करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है। तो क्वेश्चन करते हैं जो प्रोफेसर अहमद है वो बच्चों से, तो जो बच्चे हैं वो कुछ आंसर देते हैं कि जैसे कि प्लाईवुड, फ्यूल, वुड, बॉक्सेज, पेपर, मैच स्टिक, फर्नीचर, ये सभी हमें प्लांट से मिलता है। साथ ही साथ में हमें गम, ऑयल, स्पाइसेज, फोडर फॉर एनिमल्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं ये भी हमें कहाँ से, फॉरेस्ट से प्राप्त होते हैं। और इन प्लांट्स के बेसिस पर बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो हमें मिलते हैं और ये सारी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो एक बात बताई गई है कि प्लांट्स जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा सीड्स जो हैं वो होते हैं और ये जो सीड्स हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज करने में। और जो फॉरेस्ट फ्लोर होता है, मतलब जो फॉरेस्ट एरिया का जो फ्लोर रीजन होता है वहाँ पर इन सीड्स को जर्मिनेट होने में फेवरेबल कंडीशन मिलती है और इन फेवरेबल कंडीशन के बेसिस पर जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पर डेवलप होते रहते हैं, नए नए सीडलिंग्स जो हैं वो यहाँ पर जर्मिनेट होते रहते हैं। अब देखो जो प्लांट्स होते हैं उनकी हाइट अलग अलग होती है। अभी हमने स्टार्टिंग में देखा कि जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर कुछ छोटे प्लांट्स हैं, कुछ बड़े प्लांट्स हैं। तो जो बड़े प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स का जो ये इस तरीके का जो कवर होता है उसको बोलते हैं कैनोपी। ओके, मतलब ऐसे लगता है कि दूसरे प्लांट्स के लिए एक रूफ का रोल प्ले कर रहे हैं ये रीजन। ओके, तो ये हमने देख लिया। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं, ये देखा कैनोपी मतलब अदर प्लांट्स की जो शेप है वो इस तरीके की दिखाई देती है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमने देख ही लिया कि जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं उनकी वैरायटी अलग अलग फॉरेस्ट रीजन में अलग अलग देखने को मिलती है। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग तरीके के हैं, हर्ब्स भी हैं, श्रब्स भी हैं, ग्रास भी है, प्लांट भी है, ट्री भी है, लॉन्ग ट्री भी हैं। बहुत सारे ट्री ऐसे हैं जिनका स्टेम काफ़ी ज़्यादा टाइट टफ होता है, काफ़ी ज़्यादा कोमल होता है, काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से आप बात करो कहीं का हार्ड स्टेम होता है, कहीं का सॉफ्ट स्टेम होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को, सारी तरीके के प्लांट जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ऑटोट्रोप्स प्लांट्स भी होते हैं, हेटेरोट्रोप्स भी होते हैं, सेप्रोट्रोप्स भी होते हैं। और एनिमल्स में अगर हम बात करें तो हर्बीवोरस भी होते हैं, कार्निवोरस भी होते हैं, ओमनीवोरस भी होते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ यहाँ पर जो भी प्लांट्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। और यहाँ पर जो फॉरेस्ट रीजन है वहाँ पर काफ़ी बड़ी एक चेन दिखाई देती है और इस चेन में, चेन मतलब जैसे कि ग्रास को खाते हैं इंसेक्ट, इंसेक्ट को खाते हैं फ्रॉग, फ्रॉग को खाते हैं स्नेक, स्नेक को खाते हैं ईगल। इसी तरीके की काफ़ी फूड चेन जो हैं वो फॉरेस्ट रीजन में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर एक चेन में किसी एक फूड को रिप्लेस कर दिया जाए तो उससे पूरी चेन जो है, पूरी फूड चेन जो है वो इफ़ेक्ट होती है, पूरा फूड वेब जो है वो इफ़ेक्ट होता है अगर हम एक कंपोनेंट को रिमूव कर दे तो इसकी वजह से सभी जो चीज़ें हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं। यहाँ पर प्लांट्स के बेनिफिट के बारे में बताया गया है कि प्लांट क्या करते हैं। प्लांट जो हैं वो जड़ों में इस तरीके से जुड़े हुए हैं, सॉइल में इस तरीके से वाटर है, वाटर सॉइल में से वाटर को शक करते हैं प्लांट्स अपने रूट्स के थ्रू, उसके साथ में न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको भी शक करते हैं। प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरनमेंट में रिलीज़ होती है उसको यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर में सनलाइट के प्रेजेंस में, और इसके थ्रू जो है वो कार्बोहाइड्रेट बनता है फूड के रूप में और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। ये प्लांट्स का यूज़ है। ओके, अब यहाँ पर सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स जो हैं उनकी पत्तियाँ ये सब जो हैं वो नीचे गिरती रहती हैं, जीव जंतु जो है उनकी डेथ होती रहती है, वो इस तरह सॉइल में गिरते रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो फॉरेस्ट का जो और इस तरीके से आप देखिए ग्राउंड लेवल जो है यहाँ पर बहुत सारे आपको पेड़ पत्ते जो है, लीफ जो है वो देखने को मिलेगी। टाइम के साथ में यहाँ पर मॉइस्ट
जो है वो अवेलेबल रहती है, तो ये सारे टाइम के साथ में डिग्रेड होते रहते हैं। और एक तरीके से न्यूट्रिशन मतलब उन प्लांट्स में या फिर जो भी एनिमल हैं उन सब में जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो वापस से सोइल में रिलीज होते रहते हैं, और फिर उन न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से प्लांट्स जो है वो शक कर लेते हैं वाटर के साथ में मिलकर के। तो इस तरीके से जो प्रोसीजर है वो चलता रहता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन किया जाता है कि ये जो भी डेड प्लांट्स और एनिमल टिश्यू जो है वो कन्वर्ट होते रहते हैं एक डार्क कलर्ड सब्सटेंस में जिसको बोलते हैं ह्यूमस। और ये ह्यूमस में कन्वर्ट कौन करते हैं, तो ये करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो इनको क्या करते रहते हैं, खत्म करते रहते हैं, जिसको बोला जाता है डीकम्पोजर्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस आर नोन एज डीकम्पोजर्स। ओके, और यहाँ पर बताया गया है कि अब क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया आपने स्टार्टिंग में बताया, प्रोफेसर से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने स्टार्टिंग में बोला कि फॉरेस्ट जो है वो ग्रीन लंग्स होते हैं, तो फिर कैसे होते हैं ग्रीन लंग्स। देखो, जो फॉरेस्ट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, साथ ही साथ में ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बनाकर रखते हैं। ओके, किसमें, हमारे ग्लोबल लेवल पर, हमारे एनवायरनमेंट में। तो यही तो काम होता है ना लंग्स का, तो इसीलिए फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स बोला जाता है। साथ ही साथ में जो प्लांट है वो वाटर साइकिल को भी मेंटेन करके रखते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे ही बच्चे जो हैं वो बाहर निकलते हैं किससे, फॉरेस्ट से, तो वहाँ पर उनको बारिश दिखाई देती है। अब ये रेन ड्रॉप्स जो हैं, फॉरेस्ट रीजन काफ़ी डेंस होता है तो वो बिल्कुल लैंड एरिया तक नहीं पहुँच पाती हैं। यहाँ पर बताया गया है कि देखो फॉरेस्ट रीजन है और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर होगा तो जो भी रेन ड्रॉप्स है वो लैंड एरिया तक नहीं पहुँच पा रही है, मतलब लैंड एरिया को कट नहीं कर पा रही है, तो इससे सोइल इरोजन जो है वो काफ़ी कम होता है। जैसे जैसे फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज होता है सोइल इरोजन काफ़ी कम होता है। ओके, और जो वाटर है जब वो लैंड एरिया तक नहीं पहुँचेगा तो एक तरीके से फ्लो नहीं देखने को मिलेगा, और फ्लो नहीं देखने को मिलेगा तो सैंड जो है, लैंड जो है, सोइल जो है वो कट नहीं होगी। ओके, दूसरा अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट रीजन में ना सिर्फ एनिमल्स एंड प्लांट्स ही देखने को मिलते हैं, बहुत सारे ट्राइब, बहुत सारे पीपल भी रहते हैं जिनको ट्राइबल पीपल बोलते हैं। और ये जो ट्राइबल पीपल है वो फॉरेस्ट के ऊपर अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए, वाटर के लिए, मेडिसिन के लिए, इन सभी के बारे में डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये हमने देख लिया कि किस तरीके से वाटर साइकिल को मेंटेन करती हैं जो फॉरेस्ट रीजन है वो, और किस तरीके से सॉइल इरोजन को सेव करती हैं, सॉइल को बचाती हैं फॉरेस्ट रीजन। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की है इस चैप्टर में कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट रीजन का। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में दिया हुआ है, ये हम डिस्कस करेंगे। पहले आपको इमेज दी हुई है, ये फर्स्ट नंबर की इमेज है कि जब पहले बहुत सारे प्लांट्स थे, थोड़े थोड़े व्हीकल चलना स्टार्ट हुए, फिर प्लांट्स को काट दिया गया, फैक्ट्रीज यहाँ पर एस्टेब्लिश कर दी गई, जो क्या व्हीकल है वो भी बढ़ गए और एमिशन जो है काफ़ी बढ़ गया। ओके, और यहाँ पर सेकंड नंबर की है कि किस तरीके से प्लांट्स थे और धीरे धीरे वो सूख गए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो कन्वर्टेबल तरीके से दिखा रखा है कि कैसे चीज़ें जो है वो किस में कन्वर्ट होती जा रही है। तो देखो, फॉरेस्ट अगर डिसअपियर होंगे, फॉरेस्ट को काटा जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मामला है एयर में वो बढ़ जाएगा और इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, क्यों बढ़ेगा अर्थ का टेम्परेचर? क्योंकि CO2 जो है वो क्या करेगी कि जब सनलाइट आती है तो उसमें से कुछ सनलाइट जो है वो अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, कुछ दोबारा से रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। लेकिन अगर CO2 का अमाउंट बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सन रेज को क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा, बाहर रिफ्लेक्ट नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और प्लांट नहीं होंगे, ट्रीज नहीं होंगे तो एनिमल जो हैं उनको फूड और शेल्टर नहीं मिलेगी। ट्रीज की एब्सेंस में क्या होगा, सोइल जो है वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगी और इसकी वजह से फ्लड्स आ जाएंगी, क्योंकि प्लांट्स की जो रूट होती हैं वो सोइल को पकड़ के रखती है, जकड़ के रखती है, बहने नहीं देती है। ओके, और साथ ही साथ में जब यहाँ पर सोइल जमी हुई होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है, फ्लड्स जो हैं वो कम से कम देखने को मिलती है। और डिफॉरेस्टेशन जो है इसकी वजह से हमारी लाइफ और एनवायरनमेंट जो है दोनों को नुकसान होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए और फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना चाहिए। तो चैप्टर हमने कर लिया है डिस्कस, अब कर लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स चैप्टर के। तो चैप्टर में बताया गया है कि हम जो हैं वी गेट वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट सराउंडिंग अस,
हमारे चारों तरफ जो पेड़ पौधे हैं, जो फॉरेस्ट है, उनसे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। फॉरेस्ट में क्या क्या होता है? फॉरेस्ट एक सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक फॉरेस्ट में ट्रीज जो है वो अपर मोस्ट लेयर होती है, उसके बाद में श्रब्स होते हैं, हब्स होते हैं लोअर लेयर पर। मतलब इस तरीके से बताया गया है, सबसे बड़े पेड़ होते हैं, फिर श्रब्स होते हैं, फिर हब्स होते हैं। और वेजिटेशन जो है, इसकी जो डिफरेंट लेयर है वो एनिमल को, बर्ड को और इंसेक्ट को फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करती है। फॉरेस्ट के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं फॉरेस्ट में, और वो सारे एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि बहुत सारी फूड चेन होती है फॉरेस्ट में, और अगर फॉरेस्ट की फूड चेन में से एक कंपोनेंट को भी हम रिप्लेस कर दें तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। फॉरेस्ट रेगुलर बढ़ते रहते हैं, रेगुलर चेंज होते रहते हैं और रीजनरेट होते रहते हैं। फॉरेस्ट जो है, देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन सॉइल, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन सब के बीच में इंटरेक्शन देखने को मिलता है। ओके, और इसके बाद में फॉरेस्ट जो है वो सॉइल को इरोजन से बताते हैं। सॉइल जो है हेल्प्स फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट। फॉरेस्ट आर द लाइफ लाइन फॉर द फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज। फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, वाटर साइकिल एंड एयर क्वालिटी। तो फॉरेस्ट का क्या इम्पोर्टेंस है, उन सभी के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमारे अदर इम्पोर्टेंट वीडियोज़ जो हैं, जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, उनको जाकर के व्यू कर सकते हो। ज्योग्राफी से रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोज़ आपको अवेलेबल है चैनल पर, आप जाकर के व्यू कर सकते हो। ओके, थैंक यू।